हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.3 और उससे पहले की थ्योरी और एग्जाम्पल। तो अभी तक अगर आपने 10.1 और 10.2 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए, तब जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग स्टार्ट करेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड पढ़ने से पहले हमको समझ में आना चाहिए कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं। तो परपेंडिकुलर किसी भी चीज पे अगर हम 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली एक लाइन डाल देते हैं तो उस लाइन को परपेंडिकुलर कहा जाता है। और सेंटर तो आपको मालूम ही है, सर्कल के अंदर जो सबसे मिडिल पॉइंट होता है उसको हम सेंटर कहते हैं। और कॉर्ड क्या है, तो कॉर्ड में जो आपको 8.1 के वीडियो में बता चुका हूँ, किसी भी सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कॉर्ड कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड का मतलब क्या होता है। तो ये मैंने एक सर्कल बना लिया है और इस सर्कल में ए भी एक कॉर्ड बना लिया है और इसका जो सेंटर है वो ओ है। अब हमको देखना क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री की लाइन डालनी है। किस पे डालनी है? टू अ कॉर्ड। तो ये हमने सेंटर से परपेंडिकुलर एक 90 डिग्री की लाइन डाल दी, किस पे? अपनी इस वाली कॉर्ड पे। अब हमको क्या देखना है कि ये लाइन डालने से हमको क्या नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो हम पहले तो इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते हैं और सिमिलरली हम इस वाली ट्रायंगल को भी कंप्लीट कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एम, जैसे कि इसने दे रखा है। अब बात करते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में हम कुछ बता सकते हैं क्या। तो एक चीज आप नोटिस कर सकते हो क्या कि ओ ए जो है वो किसके बराबर होगी? ओ बी के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है और रेडियस हमेशा कैसी रहती है? बराबर ही रहती है। तो ओ ए ओ बी के बराबर आ चुका है और ओ एम जो है वो दोनों में कैसा है? कॉमन है। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एम बिकॉज इट इज कॉमन। और आप देख सकते हो कि एंगल ओ एम ए जो है वो किसके बराबर है? एंगल ओ एम बी के बराबर, क्योंकि कैसे हैं? बोथ 90 डिग्री के हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी बाय RHS रूल। RHS कैसे? क्योंकि हमने एक राइट एंगल को बराबर किया है, ये वाला, और एक हमने हाइपोटेन्यूस को बराबर की है जो कि ओ ए और ओ बी है, और हमने एक साइड को कॉमन किया है। तो RHS मतलब क्या होता है? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। तो इस तरीके से अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे कि बाय CPCT AM इज इक्वल टू MB बाय CPCT। तो यहां से हमको क्या समझ में आ गया कि ये दोनों जो लाइन होंगी वो एक दूसरे के कैसे होंगी? ये दोनों जो लेंथ होंगी वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। अब अगर बराबर होंगी तो यही हमारी थ्योरम 10.3 है। 10.3 थ्योरम में वो हमको क्या बोल रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कि अगर हम सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर होगा वो उस कॉर्ड को दो बराबर लेंथ में डिवाइड कर देगा। तो ये थ्योरम क्या कह रही है, उसको अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो ये थ्योरम कह रही है कि मान लो एक कॉर्ड है सर्कल की और ये जो पी क्यू लेंथ है, हमको पी क्यू मान लो गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अगर ये हमको गिवन है तो हम क्या करेंगे कि पी क्यू पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। वो परपेंडिकुलर इस तरीके से होगा और मान लो ये पॉइंट आ गया आर। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि क्योंकि ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? कॉर्ड पी क्यू पर। और जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कहां से आ रही है? सेंटर से आ रही है। इसका मतलब इस वाली लाइन ने इस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया होगा। तो पी आर की लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर, और इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। यही ये थ्योरम हमको समझाती है कि अगर आप किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो भी सेंटर से, तो वो जो कॉर्ड है वो आधे आधे हिस्से में डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से 10.3 जो थ्योरम है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं। आगे 10.4 जो थ्योरम है वो 10.3 का क्या है? उल्टा है। 10.3 थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो कॉर्ड क्या हो जाएगी? बाइसेक्ट हो जाएगी। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो उसका उल्टा हो जाएगा कि अगर एक लाइन ड्रॉ की गई है सेंटर से जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड हो जाएगी।
तो पिछले फिगर की तरह ही इस बार भी फिगर रहेगा और इसमें भी हमको वही ट्रायंगलों को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो इसने जैसे यहाँ पे कर रखा है OA को OB के बराबर बोल रहा है, तो आप देख सकते हो OA ये है और OB ये है, और वो दोनों बराबर क्यों है, तो इसमें पूछ रहा है वाई, तो वो हमको खुद को बताना है क्योंकि वो रेडियस ऑफ सर्कल है। AM इक्वल टू BM, तो AM इक्वल टू BM हमको गिवन है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाइसेक्ट अ कॉर्ड, ये जो है वो चीज हमको गिवन है। तो कॉर्ड बाइसेक्टेड है, ये हमको ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें हम लिख देंगे गिवन। और OM इक्वल टू M कॉमन है, तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हम बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। और अगर हम इसको x बोल देते हैं, इसको x बोल देते हैं, तो x प्लस x कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि AB एक स्ट्रेट लाइन है। तो 2x इक्वल टू 180 आ जाएगा, और यहाँ से हम क्या बोल देंगे, x इक्वल टू 90 डिग्री। और तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि OM जो है वो किस पे परपेंडिकुलर थी, AB पे परपेंडिकुलर थी। तो ये हमको याद रखने वाली बात है, और ये थ्योरम भी हमको याद रखनी है। तो मैं आपको शॉर्ट में दोनों थ्योरम समझा देता हूं कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर रहे हो, सेंटर से परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, तो वो कॉर्ड क्या हो जाएगी, कॉर्ड विल बाइसेक्ट, कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर कॉर्ड बाइसेक्ट कर रही है और जो लाइन है वो सेंटर से जा रही है, लाइन अगर कॉर्ड बाइसेक्ट कर रही है और लाइन सेंटर से जा रही है, तो वो जो लाइन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये दो थ्योरम हमको याद रखनी है। ये हो गई 10.3 की थ्योरम और ये हो गई 10.4 की थ्योरम। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम पढ़ते हैं सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। तो ये पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि अगर हमको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है तो उसके लिए हमको कितने पॉइंट चाहिए होते हैं मिनिमम, तो उसके लिए हमको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। और 2 पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बनती है। यानी कि अगर हमने इन दोनों पॉइंट्स A और B को ज्वाइन कर दिया तो ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो एक यूनिक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर मैंने B के अलावा कोई और पॉइंट ले लिया, मान लो C, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो एक अलग स्ट्रेट लाइन आएगी। इस तरीके से हमको ये मालूम है कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 अलग अलग पॉइंट चाहिए होते हैं। अब अगर हम यही बात सर्कल के लिए करें कि सर्कल बनाने के लिए हमको कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि सर्कल जो है कितने पॉइंट से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पॉइंट हमने लिया। अब देखा कि एक पॉइंट से सर्कल बनाया जा सकता है क्या, तो पर वो सर्कल कैसा होना चाहिए, सर्कल तो बनाया जा सकता है बट वो सर्कल कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब होता है कि उस पॉइंट से कोई और सर्कल पास नहीं कर सकता। P से कितने सर्कल निकल रहे हैं, ये पॉइंट P है इधर, और इससे इनफाइनाइट सर्कल निकल सकते हैं। ये भी एक सर्कल जा रहा है, ये भी एक सर्कल जा रहा है, सारे सर्कल पॉइंट P से जा रहे हैं। तो ये जो सर्कल है वो सारे पॉइंट P से जा रहे हैं, तो वो यूनिक नहीं हुए। यूनिक का मतलब क्या है कि उस जैसा एक ही होना चाहिए। तो एक पॉइंट से तो कितने भी सर्कल निकल सकते हैं, तो उसमें कुछ भी यूनिकनेस नहीं हुई। अब बात करते हैं 2 पॉइंट की। तो अगर P और Q हमने 2 पॉइंट ले लिए, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो P और Q 2 पॉइंट लेने के बाद भी यहाँ से कितने भी सर्कल निकल सकते हैं। आप देख रहे हो आपके सामने फिगर में ही कितने सर्कल यहाँ से निकल रहे हैं, और आप चाहो तो 2 पॉइंट से कितने भी सर्कल निकाल सकते हो। यानी कि एक पॉइंट से भी हम इनफाइनाइट सर्कल निकाल सकते हैं और 2 पॉइंट से भी हम इनफाइनाइट सर्कल निकाल सकते हैं। और अगर कहीं से इनफाइनाइट सर्कल निकल रहे हैं तो उन सर्कल में कोई भी यूनिकनेस नहीं होगी। और हमको क्या ढूंढना है कि यूनिक सर्कल कैसे मिलेगा। तो हमने देखा कि 3 पॉइंट हम ट्राई करते हैं। तो 3 पॉइंट में सबसे पहले हमने देखा कि वो तीनों पॉइंट कैसे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि वो तीनों पॉइंट कैसे हैं, लीनियर है। अगर हम लीनियर पॉइंट्स की बात करें तो क्या 3 लीनियर पॉइंट्स से मिलके एक सर्कल बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि अगर 3 लीनियर पॉइंट्स ले लिए तो एक पॉइंट तो आपका हमेशा बाहर ही रहेगा। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ गया कि 3 लीनियर पॉइंट से तो सर्कल नहीं बनेगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि यूनिक सर्कल बनाने के लिए एक पॉइंट से तो काम नहीं चल पाता, 2 पॉइंट से भी काम नहीं चल पाता, और 3 लीनियर पॉइंट से भी काम नहीं चल पाता। तो अब हम देखेंगे कि 3 कोलिनियर पॉइंट से क्या हमारा काम चल पाएगा। तो क्या हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्कल बना सकते हैं? तो वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम किसे कहते हैं। तो जैसे कि एक लाइन है AB, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो
किसी लाइन के परपेंडिकुलर हो यानी कि 90 डिग्री पर हो और उसके मिडिल पॉइंट से निकले। तो फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, इसको अगर मैं नाम दे देता हूं पी क्यू, तो पी क्यू आप देख सकते हो कि ए बी के बीचों बीच से निकल रही है और क्या बोलते हैं वो उसके परपेंडिकुलर भी है। तो पी क्यू विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। अब किसी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खासियत क्या होती है तो वो मैं आपको समझा देता हूं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खासियत होती है कि अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया एम, तो ये जो डिस्टेंस है एम ए दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू एम बी। अब ये एम आप कहीं पे भी ले सकते हो, अगर आप चाहते तो एम यहाँ पे ले लेते। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एम डैश यहाँ पे लिया होता तो ए एम डैश वुड हैव बीन इक्वल टू बी एम डैश। अगर आपने क्यू की बात करो तो ए क्यू जो होगा वो बी क्यू के बराबर होगा। अगर आप पी की बात करो तो ए पी जो होगा वो पी बी के बराबर होगा। पर्टिकुलर बाइसेक्टर की यही खासियत रहती है कि उस पे जो भी पॉइंट लाई करता है वो दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया। तो इसी चीज का इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमने क्या किया कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए ए बी और सी, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर हमने क्या किया कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और सी बी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो इसने यहाँ पे हमको करके दिखाया है। अब ये ड्रॉ करने के बाद क्या हुआ कि हमने देखा कि इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ पर मीट कर गए। अब अगर हम ओ की बात करें तो ओ जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी लाई कर रहा है और सी बी के परपेंडिकुलर पर बाइसेक्टर पर भी लाई कर रहा है। इसका मतलब ओ एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि इक्वी डिस्टेंट होगा, यानी कि ओ जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो ए से भी बराबर की दूरी पे है, सी से भी बराबर की दूरी पे है और बी से भी बराबर की दूरी पे है। तो अगर हमको एक ऐसा पॉइंट मिल गया जो तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, इसका मतलब हम वहां पे अपनी प्रकाल रख सकते हैं और ओ ए को मेजर करके उतनी रेडियस ले लेंगे और सर्कल बनाएंगे। तो आप देखोगे कि एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और ये जो सर्कल बनेगा वो पूरा का पूरा यूनिक सर्कल बनेगा। तो यहां से हमको क्या समझ में आ गया कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्कल बनता है और ऐसा सर्कल दूसरा हम नहीं बना सकते। तो ये हमको इधर से समझ में आ चुका है। अब इस बात की गारंटी क्या है कि ये जो सर्कल है वो यूनिक है। अभी तो हम बोल ही रहे थे, तो एनसीईआरटी ने भी देखो यहाँ पे बताया है कि क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करे थे वो एक ही पॉइंट पे मीट कर सकते हैं। तो एक ही पॉइंट पे अगर मीट कर सकते हैं तो उस पॉइंट से जो सर्कल बना वो तो हमने बना लिया। अब वो इसके अलावा कहीं मीट ही नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर कहीं मीट ही नहीं करेंगे तो इसने देखो क्या बोला, यू नो दैट 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट, सो यू कैन ड्रॉ 1 सर्कल विद रेडियस ओ ए। इन अदर वर्ड्स देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी। और उस वजह से हमने थ्योरम 10.5 जो है वो कंप्लीट कर लिया। थ्योरम 10.5 हमसे क्या कहती है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो आई होप ये थ्योरम भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे हमारे पास एक रिमार्क आया है और इस रिमार्क में वो क्या बोल रहा है मैं आपको समझा देता हूं। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे उनसे एक यूनिक सर्कल पास करेगा और हमको मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल में कितने पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं। तो अभी जो हमने थ्योरम 10.5 पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि अगर अपने पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी जो कि मान लो कुछ इस तरीके से है, तो थ्योरम 10.5 के अकॉर्डिंग उससे भी एक क्या पास करेगा, सर्कल पास करेगा। तो वो जो सर्कल होगा उस सर्कल को ही हम क्या बोलते हैं, उस सर्कल को ही बोला जाएगा सरकम सर्कल। ऐसा सर्कल जो किसी ट्रायंगल के ऊपर से निकले उसको बोलते हैं सरकम सर्कल, यानी कि उस सर्कल के पॉइंट्स ए बी सी होंगे और उसी सर्कल की रेडियस को क्या बोला जाएगा, सरकम रेडियस। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी ट्रायंगल से एक सर्कल हमेशा पास करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 1 की तरफ। तो एग्जाम्पल 1 में वो हमको बोल रहा है कि एक सर्कल की आर्क हमारे पास है और उसको हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल की आर्क मैंने बना रखी है, अब इस सर्कल को हमको क्या करना रहेगा, कंप्लीट करना रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक कॉर्ड बना ली इस तरीके से और एक कॉर्ड बना ली हमने इस तरीके से। ये 2 कॉर्ड हम बना चुके हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू और इसको मैं नाम दे देता हूँ आर एस। तो
अब हमको मालूम है कि जो कॉर्ड होती है उस पर अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो वो कहाँ से निकलेगा, सेंटर से निकलेगा। तो हमने क्या किया, ये पी क्यू पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू का जाएगा। और सेम चीज हम किस पे करेंगे, सेम चीज हमने कर दी आर एस के लिए। तो आर एस का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो अब हमको मालूम है कि क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर मीट कर रहे हैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से निकलेंगे, सेंटर से। दो स्ट्रेट लाइन अगर मीट करेंगी तो वो एक ही जगह मीट कर सकती हैं। इसका मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन इस वाली से मीट कर रही है और वो दोनों सेंटर से निकलेंगी, तो ये अगर मीट कर रही है तो ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, सेंटर होगा। ये आपको समझना जरूरी है। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं कि दो स्ट्रेट लाइन है वो कहां पे मीट कर सकती हैं, ओनली एट वन पॉइंट। और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो भी सेंटर से निकलेगी, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो भी सेंटर से निकलेगी। इस बात की गारंटी है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं दोनों कॉर्ड के। तो अगर दोनों को ही सेंटर से निकलना है और दोनों को एक दूसरे से मीट भी करना है तो वो कौन से पॉइंट पे मीट कर सकती है, सेंटर पे। इसलिए हमने इस वाले पॉइंट को क्या बोल दिया, सेंटर। और एक बार अगर हमने इसको सेंटर नाम दे दिया तो इस रेडियस को आप मेजर करके इस सर्कल को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो यही हमको उसने एग्जांपल नंबर 1 में बताया है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल, यानी कि हमको अलग अलग सर्कल के पेयर बना के देखने हैं। और पूछ रहा हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, यानी कि उनमें कितने पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं। और पूछ रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले अलग अलग सर्कल्स ड्रॉ करके देख लेते हैं, उनके पेयर हम चेक करते हैं कि उनमें कितने पॉइंट्स आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपके लिए 3 केस बना दिए हैं। और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले वाले केस में जो सर्कल है वो एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर है, और अगर दूर दूर है तो इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट। इस वाले में आपको दिख रहा होगा कि एक ही कॉमन पॉइंट है, जो कि इधर आपको दिख रहा है। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में है उधर एक कॉमन पॉइंट रहेगा, तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि ओनली वन कॉमन पॉइंट। और इसी तरीके से आपको दिख रहा होगा कि ये जो थर्ड वाला है इसमें एक कॉमन पॉइंट इधर मिल रहा है और एक कॉमन पॉइंट इधर मिल रहा है। तो यहाँ पे कितने होगा, 2 कॉमन पॉइंट होगा, इसलिए हम लिखेंगे 2 कॉमन पॉइंट। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और अब हमको देखना है कि मैक्सिमम कितने हैं। तो आप ट्राई करके देख सकते हो कि 2 से ज्यादा आपको कॉमन पॉइंट सर्कल के केस में नहीं मिल सकते। तो उसलिए हम क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स बिटवीन 2 सर्कल विल बी 2। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 में बोल रहा है कि अगर आपके पास एक सर्कल है तो आप उसके सेंटर को फाइंड करने का कंस्ट्रक्शन बताओ। तो अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, ये जो एग्जाम्पल है वो अगर आपने समझा था तो मुझे नहीं लगता कि इस वाले क्वेश्चन में अलग से कुछ समझाने की कोई बात है। और कंस्ट्रक्शन लिखने की बात होती है तो कंस्ट्रक्शन में तो जो हम स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं वही हमको इंग्लिश में लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। मैं इसमें लिख देता हूँ कि दिस इज सेम एज एग्जाम्पल 1। और आप एग्जाम्पल 1 का देख सकते हो, मैंने आपको पहले ही समझाया था। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास 2 सर्कल है और वो दोनों सर्कल 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमको प्रूव करना है कि उन दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स होंगे वो कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेंगे। तो मैं आपको समझा देता हूं, हो सकता है आपको अभी कुछ नहीं समझ में आया हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉमन कॉर्ड क्या क्या है। तो आप ये समझो सबसे पहले कि ये 2 सर्कल हैं मैंने बनाए हैं, और इनमें आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से 2 जगह मीट कर रहे हैं। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूं और इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूं। अगर मैं ए से बी को ज्वाइन करता हूं तो आप देख रहे हो कि ए से बी को ज्वाइन करेंगे, तो ए से बी को हमने ज्वाइन किया तो ये जो कॉर्ड बनी वो छोटे वाले सर्कल की भी कॉर्ड है और वो बड़े वाले सर्कल की भी कॉर्ड है। तो ये जो ए बी बनी है, हम ए बी को तो क्या बोल देंगे, ए बी विल बी अवर कॉमन कॉर्ड। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा। और अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो सर्कल है
मान लो इसका सेंटर था O, इसका सेंटर था O, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसके सेंटर को मैं बोल देता हूँ O डैश। तो हमको ये प्रूव करना है कि अगर ये जो सेंटर्स को अगर हमने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, तो ये जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो कॉमन कोड की क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी। ये हमको प्रूव करना है। तो फॉर एग्जांपल इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं P। तो टू प्रूव में हमारे पास क्या आ जाएगा, टू प्रूव में आएगा हमारे पास BP इज इक्वल टू AP, ये हमको प्रूव करना है। और साथ ही साथ प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, या फिर O डैश P इज परपेंडिकुलर टू AB। ये चीजें हमको प्रूव करनी है। तो अब हम प्रूफ देख लेते हैं। और प्रूफ में हमने क्या किया है कि ये जो दोनों सेंटर्स हैं उनको A और B से ज्वाइन कर दिया है। तो अब आप देख सकते हो कि ट्राइंगल OB और O डैश और ट्राइंगल OA और O डैश, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देख सकते हो कि ये जो BO डैश है वो AO डैश के बराबर है, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। और ये जो BO है वो AO के बराबर है, क्योंकि ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। और इन दोनों ट्राइंगल्स में OO डैश जो है वो कॉमन है। तो हम क्या बोलेंगे, OO डैश इज इक्वल टू OO डैश, कॉमन की वजह से। और ये जो BO डैश है इज इक्वल टू AO डैश, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। और BO है वो किसके बराबर है, AO के बराबर, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो यहां से हमको क्या समझ में आ गया कि ट्राइंगल OBO डैश एंड OAO डैश आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर। तो हम बोल देंगे कि एंगल BO डैश O इज इक्वल टू एंगल AO डैश O बाय CPCT। आगे आप लोग देख सकते हो कि दोनों ट्रायंगल की अगर बात करें, कौन से की, इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो BO डैश जो है वो AO डैश के बराबर है, और ये जो O डैश P है वो दोनों में क्या है, कॉमन, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो दोनों में कॉमन है। और हमने अभी अभी ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो CPCT से ये हमने यहाँ पे एंगल को यहाँ पे बराबर किया है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS रूल। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो एंगल है होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो अगर इसको मैं x बोल देता हूं तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, x। और AB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम क्या बोलेंगे कि x प्लस x शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2x कितना हो जाएगा, 180 के बराबर, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम प्रूव कर चुके हैं कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो हमने ये जो पार्ट है दोनों पार्ट प्रूव कर दिए हैं। और अभी अभी हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था, तो उधर से AP इक्वल टू BP आ जाएगा CPCT के द्वारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, और इस तरीके से एक्सरसाइज 10.3 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट वहां पर क्लियर कर दूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जो कि होगा एक्सरसाइज 10.4 का। तब तक के लिए बाय बाय।